मिनट और देख लें। ये सब चेक अभी टी ब्रेक होगा 5-10 मिनट का समय। और हिंदी से बोलना है इसमें एक काम करते हैं, उधर भी खत्म हो जाए मैंने तो कम से कम 10-12 तो हो जाए, 10 हो जाए फिर शुरू करते हैं। हो गए 4 हो गए और सब दौड़ते भागते आते होंगे सर 11 बजे। हिंदुस्तानी की तो आदत है ना कि जिस वक्त ऑफिस पहुंचना होता है उस वक्त घर से निकलते हैं और जिस वक्त ऑफिस खत्म होता है उस वक्त घर पहुंच जाते हैं। कल तो एमडी साहब आए थे नीचे से ऊपर। अच्छा, ये आरसीएस के डायरेक्शन है, देखो भाई वो लोग ऑनलाइन अब कैसा क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, मैंने आप क्यों नहीं कर रहे? अरे मेरी कल उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा हॉल का अपन कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, वो तो सराय बना दिया। हाँ, तो कम से कम जो है थोड़ा सा जहाँ से आप लेक्चर दे रहे हैं वो सामने वाले को इम्प्रेसिव तो लगे। तो यूनियन रहने दो ना सर, क्यों आईसीएम बना रहे हैं? नहीं, हम क्या बनेंगे? भाई आपके उनके कारण हम भी तो डिटोरेट हो रहे हैं। अरे सर यहाँ बहुत सारा है, यहाँ बहुत काम है। लेकिन क्या है, विभागीय अधिकारी है, आरसीएस, वो क्या चाहते हैं, अरे ये हमारा बच्चा है, लाड़वाड़ बच्चा है, और लाड़ प्यार में बिगड़ गया। अब रंजन के आने से एक चीज अच्छी हुई कि जो घिसे पीटे सब्जेक्ट पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे जिसकी रिलेवेंसी नहीं हो रही थी, वो सारी चीजें उसके कारण से उसमें एक चीज है कोई डिस्कस कर लेता है। जैसे उसने 10 सब्जेक्ट निकाले तो उससे डिस्कस कर ये, तो उससे क्या होता है सारा सिस्टमेटाइज होता है। नहीं तो होता क्या है कि पहले अपन मृत्यु पढ़ा देते हैं। सर एक चीज बता, मैं तो 98 से हमारा सेटअप जो है इंडिया लेवल पर 55 से पहले आरबीआई के अंडर में हम लोग थे, अब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, और ये सिलेबस वगैरह बनते हैं, इसकी जो कमेटी है, इसके जो मेंबर हैं, आप सोचेंगे ना तो यहाँ कुछ भी नहीं लगता। आईएम वगैरह इंटरनेट आईसीएस है और हमारी प्रॉपर वर्कशॉप होती है ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन हो गई, नहीं तो हम लोग जाते थे वहाँ, उस पर नए स्टॉक तो फिर हम लोग ये सिलेबस डिजाइन करते हैं और ये लोग फॉलो करते हैं उसको। इन लोगों को हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट करने का मैंडेट नहीं है सर जी। वो जो कर रहे हैं दे रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट रखे हैं पिछले 20 सालों से उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं, जॉइंट फार्मिंग है नहीं। तो क्या है अभी जो है के साथ बैठ के संजय जो आया अब हमारे यहाँ का स्टूडेंट रहा है, हाँ उसने बताया तो 6 महीने जो पहले जो है उन्होंने सारी चीजों का अपडेट किया। ट्रेनिंग इतना आसान नहीं है सर, इसमें पूरा जमीन तक किस लेवल पार्टिसिपेंट की क्या। दो चीजें हैं, आपका एकेडमिक मेंटलिटी हो और दूसरा जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उसके विषय में आपकी कल्पना हो कि उसे क्या देना। सर वो है कि टूल्स टेक्निक क्या होगी, पैटर्न ऑफ डिलीवरी क्या होगी। आप सोचोगे इससे अगर गांव वालों को दिखाए तो नहीं, वहां जाके फेसबुक अभी भी इससे फेमिलियर नहीं हो। कल देख रहे हैं कोई आके गले में हाथ डाल के बैठ जाता है, कोई चाय पी रहा है। जो टीचिंग मैनर है, क्लास में आने से क्या होता है, आप आदमी मेंटली प्रिपेयर है, यहाँ मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब है इसका। हमारे यहाँ ये बने हैं सर, वही से अब दे रहे हैं कई अच्छे अधिकारी जो हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उनको ऑनलाइन कहा तो घबरा बोले ऑनलाइन कैसे क्या। जस्ट लाइक जैसे दूरदर्शन पे टीवी न्यूज रीडर होते हैं, वो है ये मान लीजिए। अच्छा मैं तो एंकरिंग वगैरह न्यूज रीडिंग वगैरह दूरदर्शन वगैरह मैंने किया है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने भी कैमरा फेस किया पसीने छूटे, क्योंकि कैमरा जब अपने को देखता ऑडियंस हुई है तो लगता है कि अरे अब तो पटवारी ट्रेनिंग स्कूल में वीडियोग्राफी। तो यहाँ पे जब उन्हें किया ना, अरे कंफर्टेबल बोलते जाओ, अरे अब हम करेंगे तो सर दूसरी चीजें क्या होती है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो सामने वाले के चेहरे के रिस्पॉन्स से पता लग रहा है कि हमारे क्या चीज है, यहाँ पता नहीं लगता। हालांकि देखो लेकिन उतना वो नहीं पता चलता, नहीं वो उस मेंटलिस्टी से बैठा नहीं है ना।
अच्छा, उसने अपना स्क्रीन ऑफ कर दिया। अब ये जैसे ए, अब ये क्या कर रहा अरे है, कल मैं ऊपर कर दिया। बीएसएन परसों के दिन दो को सस्पेंड किए ना, हाँ, उन्होंने क्या कि म्यूट करके चले गए, जब उसको कॉलिंग कर रहे हैं पता नहीं। यस यस, तो उन्होंने कहा भैया हम चालू करके हो रही है। हाँ। ये सब बदमाशी है। नहीं, दूसरा क्या है कि ये ऑनलाइन में थोड़े बहुत लोग समझने लग गए ना, तो समझते हैं जो ये डिलीवर कर रहा है वो इनोसेंट है। हाँ, इनोसेंट। मैं तो सर रात 5 बजे से एंगेज हूँ। अच्छा, एक बंदा है, अधिकारी है, कलीग रहा है बिजली विभाग का, उसको रिटायर्ड होने 5-6 महीने बाकी, उसको यहाँ भोपाल अटैच कर दिया किसी कुछ। अब उसने कहा कि साहब मैं बिना पैसे के तो रह नहीं सकता, तो उसे डी दे दी है। तो वो जो है हफ्ते में 15 दिन में 2 या 3 डी फाइनल कर रहा है, और उसको लिखते नहीं आता। तो वो डिसीजन के लिए आता है, मैंने कहा भैया तूने 5-6 डी का डिसीजन करना है, उसका पेमेंट नहीं किया और अपना सौदा पेमेंट का हुआ है। क्योंकि सर मेरे को याद है उधार मिले फाइनल हो जाएंगे, तो अरे नहीं है। अरे जब तुम्हारा का क्या हो रहा है? तो उसे आज 2 डिसीजन बनवाना था सुबह 5 बजे। मैंने कहा बिजनेस वो यारी दोस्ती थी। नहीं, मैंने कहा तू छोड़ रहा हो तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, वो नहीं आपने सीधा पढ़ा। हाँ, सीधा। देखिए सर, एक एक टीम 1-1 सवा लाख रुपया मिल रहा है, मैं फाइनल कर रहा हूँ, मेरा अधिकारी जो है वो लेता है जो फाइनल कर रहा है, मैं रिपोर्टिंग उसे करता हूँ। ये एक सवाल तो वैसे मिलना होगा नंबर 1 में, तो बाद में कुछ मिनट हो जाए वो अलग। नहीं, वो कह रहा है मुझे ये एवरेज आ जाता है। अच्छा, हाँ, किसी में ज़्यादा भी होता है। बहुत तो क्योंकि जो अधिकारी कर रहा है, तो क्योंकि मैं आपसे 2 डिसीजन बनवा रहा हूँ, एक तो मेरी ओर का प्रतिवेदन और दूसरा उसका ब्रीफ कर देते हैं कि हाँ, पहले तो उसे डिटेल बनाया, पर मुझे लगा कि यार पैसा कम दे रहा है, तो बस लिख दिया कि सब प्रतिवेदन पढ़ा, अवलोकन किया, उसको जवाब दिया, पहला प्रमाणित दूसरा अप्रमाणित, उसके ब्रीफ लिख दिए 4-4 लाइन के, खत्म कर दिया। चलिए सर, 7 हो गए। कितने टोटल? 7 हो गए। मैं 5 मिनट के ब्रीफ देके फिर आपको। नहीं, मैंने कहा टोटल कितने, 12-15? इसमें तो 16-17 है। चलो तब तक आने देंगे। हाँ आने दो, चलिए 10 हो जाए, मैं इधर। क्योंकि एक बार अपन ने उनको अलाउ कर दिया ना, सब आराम से आते रहेंगे। और दिख तो नहीं रहा हूँ मैं हम लोगों को, ये पता लगा कि लेक्चर के पहले पसीना पहुंच रहे हैं। चेक में नाम ही नहीं रहेगा। हाँ शिट, कितने 7 हुए ना, 2 2 4 5 ही है। भाई कुमार जी आ गए छिंदवाड़ा, ये भी ज्ञानी पुरुष है। जी सर। फिर कल कोई परसों दिन क्वेश्चन आए थे, कुछ नहीं आए। ये लड़के कहाँ, सिवनी में कि नरसिंहपुर में? मीना, अच्छा ये तो इधर होगी। इधर तो पाटीदार उधर नहीं है, जयपुर समय। लेफ्ट हो गई है तो
सर वो मोबाइल से होते हैं, तो मोबाइल में अगर फोन ऑन आ गए तो डिस्कनेक्ट दिखा देता है, तो फिर ओपन करेंगे तो हो जाएंगे, ज्वाइंट रहते हैं। पांच ही हुए 18 में से, 17 में से। सर को बुला लो, चालू करें, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो अपना, अच्छा 2 लेक्चर है तो हो जाएगा वो दूसरे में एडजस्ट। ये क्या ब्रॉडबैंड से जोड़ा है? हाँ सर, ब्रॉडबैंड भी है और अपने स्टैंड बाय के लिए जियो खरीदो है। नहीं तो BSNL से ही कि एयरटेल? एयरटेल। अपने ऑप्टिकल फाइबर से तो दिया नहीं होगा कनेक्शन? नहीं सर, अभी है नहीं है, उसी से कर रहे हैं अभी सब जियो भाई है, और वो एयरटेल में भी अभी इससे कर मेरे को। तो देख दीजिए। देने की चला दो, कुछ नहीं। ये पता मेल से नहीं बोलते हैं, ये कुछ मोबाइल से करते हैं तो सीधे ज्वाइन होते कट भी जाते हैं। कोड डाल भी करते हैं, जो लिंक भेजिए उससे करें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, जैसे कुछ लोग सीधे ज्वाइन होते हैं। अभी बहुत अरे बोल है तो भाई को है हमारी है। बोल लेती फ्रेंड बात करती हूँ। आ गई मुझे तो पता तो चल ही जाएगा। अरे वो तो हम हो बेकार की हो तो ये क्या हो गए भाई? बोलना प्रोग्राम से बुला के फिर वो काम वो क्या है, अगर उसको बिल्कुल भी खबर नहीं है अगर ये बोले को पेज लिख लिया वहाँ पर टाइप कर रहे हो ना पे तुम ला के दो आंसर आ जाए बोले गोलियां चल रही है चिंकियों की कारण चाइना और भारत की। तो वो चाइना बोलता चिंकियां हमारी है, भारत बोलता ये चिंकियां हमारी है। ये सबको उठा के हैंड वॉश
फेस वॉश की ध्यान ही नहीं तक को बच्चे से कर रहे थे। उन्होंने ये क्या दोनों एक साइड से जल्दी 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 में आया हम अरे जी, ये के स्कूटी बहुत हो रही थी यार। इसकी हम जस्ट पीछे ही थे जस्ट बहन से उसको लेट होता है। लोगों को रास्ते बहुत तेज चला बहुत तेज स्कूटी चल रही है, हम पीछे थे जस्ट। हम क्या एक कौन निकल के हमारे बगल से जब हम थे और मैं एक बार बचा सीधे यहाँ से निकले हम तो एक कौन निकल जो गए। प्रेसिडेंट थी उसको भी जाना रहता है ना कॉफी। हम भी आज थोड़े अब कल से लेट रहूँ 10:30। अब तो तुम आने वाली नहीं। हाँ मुझे पता हम तो पता ही नहीं चला 13-14 मिनट में तो वहाँ से सीधे आ ही गए 13-14 मिनट में। हम तो 13 सेकंड में आए। कितनी भाग रही थी आज गाड़ी सीधी हुआ है बहुत अच्छी करती है। मैं भी बहुत अच्छी हम गाड़ी मुझे पहले प्रॉमिस करना बोले मैंने गाड़ी पहले क्या हुआ पहले चलाते थे ना जहाँ गिरते थे वहीं गाड़ी छोड़ते रहते। हम कभी देखते नहीं दिमाग में आगे तक वो बहुत तेज चलाते तो आज चलाई गाय कल की सर्विस करवाई बस मसाला 1 किलो शक्कर डाल गया था 500 ग्राम टंकी में हमारा 3-4 लीटर का पेट्रोल ही खराब कर दिया। कौन डाल गया था वही डाले इन्होंने गाड़ी की और वो लगता डाल दिया। तब उसको कहते हैं वो हम लोग सोचते हैं तो साला पेट्रोल खत्म हो रहा है फिर सोचते हैं 25 का एवरेज दे रही है 1000 का पेट्रोल डलवा दी गाड़ी तो 200 किलोमीटर 4 लीटर पेट्रोल डलवा दिया। मैं चश्मा ऑर्डर कर दूँ। कौन सा लेंस ग्लास। दिखा कौन सा मालिक थोड़ा हमको पता है हम तो वो मंगाना चाहिए उसका स्टेट मोटिंग होगा एजेंसी लिप्स और मतलब वो थोड़ा अच्छा सा स्टाइलिश होना चाहिए। ये वाला। मुझे थोड़ा यूसेंट। हमारा साइज कैसे पता चलेगा वहाँ से नहीं बताना पड़ेगा। स्टाइलिश वाला ऐसे भी यहाँ इससे भी पता कर सकते हो तुम्हारा यहाँ पर भी दिखा डिलीवरी तुम्हारा ऐसी आएगी फोटो लेनी पड़ेगी तुम ऐसा करो फिर ऐसा करो ऐसा करो फिर वो चश्मा बताया नहीं तो डीमार्ट में मिल जाएगा तुमको। एक दिन मुझसे एक बार गए थे यहाँ पे कल का 6000 बोल रहे थे। पावर वाला चाहिए तुमको। ये प्रोटेक्शन वाला प्रोटेक्शन वाला फ्री नहीं आएगा एक का एक ही है 1000 भी मैंने लिया होगा कोई 1000 हाँ तो 1000 का भी फ्री ये है। बनवा दीजिए कौन सा? पावर वाला कौन पीसी ये हमने ये आंटी वाला अब इसमें बहुत सारे डिजाइन हैं। जैसे कि मुझे लगता है पावर वाला एक के साथ एक फ्री आएगा। पावर वाला में तो 70 आने ये नहीं आता दिक्कत हो रही है मुझे ना वो से नहीं वो वाला एक लाइट वाला हाँ जाने पीछे ही अब तो ये अब तो वो भी पानी में लगा लेते हैं ये देश पानी में तीनों की वही हो गई अच्छा वहाँ से हो गया तो बात हो जाएगा एक बार को दिसंबर तक हो जाएगा। हाँ जाएगा शादी तक हो जाएगा अच्छा चेक बताया ना मैंने जब भी चेक आएगा तो इसमें भर लेना और देना साइन कराना पड़ेगा 3 नहीं बोले तो नहीं 7 बढ़ेंगे तो हाँ, फोन ठीक है। करो 2 मिनट में बोल दूं फिर आपको हाँ हाँ बिल्कुल
आप इधर को पायलट सीट पे हैं आप। सब हो गया ऑनलाइन? इसका रिमोट नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अमित मुदगल आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज तीसरा और आखिरी दिन है और हमारे बीच में आदरणीय श्री कुमार जोशी साहब उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से, आईसीएम की ओर से सर का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का आदरणीय जोशी साहब का जो विषय है वसूली हेतु वैधानिक प्रावधान, तो सहकारी अधिनियम की धारा 84-85 में की जाने वाली वैधानिक कार्रवाई क्या होती है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लोक अदालत के माध्यम से ये परिहार साहब ने कल ले लिया था। अच्छा। और धारा 81A सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के विरुद्ध सीधे वसूली की कार्रवाई करने की बैंक की क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में आपसे आज चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं ये दोनों सेशन आपके लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे। आपको एक फीडबैक फॉर्म भी हम लोग भेज रहे हैं, तो टी ब्रेक होगा, उसमें आप भर के हमको वापस इसमें दें और 2 सेशन के बाद आज इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आदरणीय जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका पुनः स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। आदरणीय जोशी साहब। थैंक यू मुग्धन जी। सभी लोगों को नमस्ते। आज सहकारी अधिनियम की जो धारा 84 है उसके अंदर हम वसूली की कार्यवाही करते हैं कृषि ऋणों की, और उसका एजुकेशन जो है धारा 85। वैसे वसूली के लिए देखा जाए तो हमारे पास में 3 धाराएं होती हैं जो भी हम प्रकरण बनाते हैं, क्योंकि सोसाइटियां आजकल अकृषि ऋण भी वितरित कर रही है। कृषि ऋण जो हम वितरित करते हैं उसके में धारा 40 और धारा 41 के अंतर्गत जो है जमीन को हम हमारे पास में गिरवे रखते हैं। जो गिरवे के संबंध में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत मॉर्गेज और मार्गेट और चार्ज बताया गया है, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हम ऋण दे रहे हैं उसमें उसे मॉर्गेज कर रहे हैं, पर वो एक प्रभार के रूप में है। तो प्रभार में ये होता है कि संपत्ति हमारे पास में रहन है, किंतु उसके ऊपर क्रॉप यदि बदलती रहती है तो उसका कोई फर्क नहीं होता है। मॉर्गेज के विषय में आप लोग जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि दृष्टिबंधक होता है, भोगबंधक होता है, अंग्रेजी बंधक होता है, प्रभार होता है। तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर ऋण दिए जा रहे हैं, इन ऋण पे जो है चार्ज होता है। और इसके संबंध में भी क्योंकि ऋण की वसूली के संबंध में जो भी पहला प्रावधान हुआ है वह भू राजस्व संहिता के अंतर्गत किया गया है, और सबसे अच्छी व्यवस्था जो है भू राजस्व संहिता की, क्योंकि पहले शासनकाल में इनकम सोर्स जो है वह भूमि से ही हुआ करता था। तो भू राजस्व संहिता के अंदर जो भूमि को गिरवे रख के रिकवरी के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं वो दी बेस्ट है, और इसीलिए शासन की जितने भी प्रकार की वसूली होती है उन वसूली के लिए भू राजस्व संहिता के अंदर भू लगान की तरह, लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवरी की बात की गई है। तो धारा 84 के अंदर वही प्रकरण आएंगे जिनमें हमने कृषक की जमीन को हमारे यहाँ पे मॉर्गेज किया है। और कृषि जो सोसाइटी अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि इस भूमि के ऊपर एग्रीकल्चर डेवलप उसके क्रॉप के लिए जो हमने लोन दिया है उसका पहला प्रभार होगा। और तो चार्ज फर्स्ट चार्ज होगा। तो धारा 40 और धारा 41 की स्टडी करने के बाद ही हम धारा 84 की बात कर सकते हैं। तो धारा 40 के अंतर्गत जो है 2 एक्ट हैं, एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1894 और लैंड इंप्रूवमेंट 1883। इन दोनों
ऋण अगर कभी हमने जिस दिनांक को हमारा एग्रीकल्चर ऋण दिया है उसके पहले यदि ऋण दिया होगा इन 2 एक्ट के अंतर्गत तो उसे प्राथमिकता होगी, और हमारे ऋण देने के बाद में उन्होंने ऋण दिया है तो हमारे ऋण को प्राथमिकता होगी। तो कृषि के ऊपर जो भी हमने लोन दिया है उसमें भू राजस्व जो होता है, लैंड रेवेन्यू होता है, पहले उसकी प्रायोरिटी होगी और उसके बाद में हमारी प्रायोरिटी होगी। तो 40 और 41 के प्रोविजन के अंदर हमने उसे देंगे। अब 41 के अंतर्गत ये बताया गया है कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर हम लोन दे रहे हैं या तो उस व्यक्ति की स्वयं की खरीदी हुई हो या किसी प्रकार से जो है उसे सहभागिता मिली हो या पैतृक रूप से मिली हो, या फिर तीसरा उसे पट्टे पे भी मिल सकती है। तो ऐसी भूमि पे जो है वो वह रहन रख के क्रॉप लोन ले सकता है। अब इस क्रॉप लोन को लेने से ही जो है जैसा ही उसने इस भूमि किया तो हमें सबसे पहले जब ऋण की बात करी तो ये सारी हम दस्तावेज तैयार करेंगे और दस्तावेज तैयार करके संबंधित तहसील ऑफिस जो है उस तहसील ऑफिस को दस्तावेज देंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि खसरे के कॉलम नंबर 12 जो होता है उसमें राजस्व विभाग का जो तहसील ऑफिस है या टप्पा है वहाँ पे जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जिसे कानून को कहते हैं वह व्यक्ति कॉलम नंबर खसरे के कॉलम नंबर 12 में एंट्री कर लें। आप लोगों को जानकारी होगी 2 साल पहले हमने एक मुहिम चलाई थी जिसके अंतर्गत सारे कृषि भूमि जो है रिकॉर्ड के अंदर भूमि विकास बैंक का और कोऑपरेटिव बैंक के लोन की जो है कॉलम नंबर 12 में एंट्री कराई थी। आजकल जो है हम ये जानकारी उन्हें नहीं दे रहे हैं। ये जानकारी नहीं देने से जो हमारे ज़मीन के ऊपर अगर उसमें एंट्री हो जाती है तो वह जब तक ऋण का चुकारा नहीं कर दे या हमसे नोटिस नहीं ले ले तब तक वो जमीन को नहीं बेच सकता, और यदि उसने बेच भी दी तो आपके द्वारा यदि आपत्ति लगाई जाएगी तो उसके द्वारा जो विक्रय किया गया है वह विक्रय शून्य हो जाएगा। तो जब भी हम धारा 84 के ऋण प्रकरण लगा रहे हैं तो उसमें हमें इन दस्तावेजों में देख लेना चाहिए कि हमने नियम 40 और 41 के अंतर्गत कार्यवाही की। हमें रिकवरी करने के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तो धारा 84 में हम कर लेंगे। यदि 40-41 के अंतर्गत हमने जमीन को रेहन नहीं रखा है और उसे ऋण दिया है तो हम धारा 84 क में जाएंगे जिसमें आपका अनसेक्योर्ड लोन होता है या कृषि भूमि जो है उसने उसे गिरवे नहीं रखा और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तीसरा, अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो रिकवरी का जो प्रकरण है वो धारा 64 में बनेगा। 64 में विवाद का बनेगा। धारा 84 के अंदर रिकवरी का हम जो केस बनाएंगे वह ऐसा ऋण जो धारा 40-41 के अंतर्गत जो कृषि भूमि है उस भूमि को गिरवे रखकर या रहन रखकर जिस पे प्रथम चार्ज होता है ऋण दिया गया हो, और ऐसा ऋण जिसमें एग्रीकल्चर ऋण यानी 40-41 का पालन नहीं किया हो और आपने ऋण दिया हो, किसी प्रकार का ऋण हो, तो वह धारा 84 के अंतर्गत 84 क के अंतर्गत आएगा। धारा 84 में जब हम केस बनाते हैं तो जो भी न्यायालय के अंदर प्रकरण लगता है उस प्रकरण के अंदर 2-3 चीजों का होना जरूरी है। एक तो आपका वाद कारण कब उत्पन्न हुआ, कॉज ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं, एक तो वाद कारण उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा लोकस स्टेंडी, जिस व्यक्ति को जो है आपने ऋण दिया है उस व्यक्ति के जो आपका व्यवहार हुआ है उससे उसका कोरिलेशन क्या है, और इस बात को आपको वाद पत्र के अंदर जो है आप जो भी बना रहे हैं उस वाद पत्र के अंदर उसका कोरिलेशन बताना होगा जो उसके आवश्यक पक्षकार हैं। हमारे हमने सामान्य रूप से देखा है कि व्यक्ति मर जाता है पर उसका नामांतरण नहीं होता है, किंतु कोऑपरेटिव एक्ट में एक प्रावधान दिया गया है। उस प्रावधान के अंतर्गत यदि नामांतरण का उसके पास नहीं आता या कोई जानकारी नहीं आती या कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी दशा में धारा 26 के अंतर्गत मृत्यु पे हितांतरण करने का जो है प्रावधान दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो या तो जो है पोती नामांतरण करवा लेता और नामांतरण कराने के बाद में हमारे यहाँ पे जानकारी दे देता है, तो जो व्यक्ति है जिसने ऋण लिया है या जो उसके जमानतदार हैं उसकी जगह उसका नाम लिख लेते हैं। पर आपके पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई हो या उसने ऐसा कोई कार्यवाही नहीं की हो तो अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत
मृत्यु पर हितांतरण करने के अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकार के अंतर्गत संचालक मंडल जो है वह इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उस व्यक्ति का वारिस कौन है या फिर उसका विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो उसके विषय में वो जानकारी प्राप्त कर ले, उस चीज को नोटशीट पे ले ले और संचालक मंडल की बैठक में उस विषय को रख के वह उस व्यक्ति के नाम पे जो मर गया है उसका जो भी विधिक वारिस हो या विधिक प्रतिनिधि हो उसका नामांतरण वो कर सकता है और इसके विषय में उसे उसको जो है रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रिजोल्यूशन करने के बाद में उसे कर दिया जाएगा और वह वारिस, विधिक वारिस या विधिक प्रतिनिधि तब तक मान्य किया जाएगा जब तक कि उसके संबंध में कोई व्यक्ति ऐसे तथ्य नहीं ले आए जो कि सार्वजनिक प्रकृति के और जिससे प्रतीत हो कि यह कार्यवाही की गई है वह विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, परंतु उसमें सद्भावना में जो भी काम किए गए हों वह किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होंगे। उसके बाद में धारा 29 के अंदर एक चीज बताई गई जिसका हम सामान्य रूप से ध्यान नहीं देते हैं, उसमें दायित्व की बात है और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से लिमिटेशन बताई गई है। लिमिटेशन ये बताई गई कि कोई भी व्यक्ति या तो पूर्व सदस्य जिसे हमने किसी कारणवश निकाल दिया हो या हमें कोई संज्ञान में नहीं है और जानकारी दिए बिना उसे पृथक कर दिया गया हो या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी तारीख को जिस तारीख को वो सदस्य नहीं रहा है या जिस तारीख को उसकी मृत्यु हो गई उसके उस दिनांक से 2 साल तक जो है उसका दायित्व जो है सोसाइटी के ऋण के प्रति रहेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें यहाँ पे लिमिटेशन बताई गई है कि यदि कोई सदस्य हमारा नहीं रहे या उसकी मृत्यु हो जाए या उसे पृथक कर दें तो ऐसी दशा में उसकी जगह उसका जो वेद प्रतिनिधि है, वारिस है, विधिक प्रतिनिधि है, उसका नाम दर्ज करना आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो लिमिटेशन में माना जाएगा और कोई भी प्रकरण में अगर कभी लिमिटेशन आड़े आता है तो ऐसी दशा में हमारी रिकवरी की जो कार्यवाही होती है वह विधिक रूप से मान्य नहीं होती है। धारा 84 में हमने जब प्रकरण लगाया तो उसके साथ में सारे दस्तावेज होते हैं। बहुत सारी जगह यह है कि उसके प्रिंटेड फॉर्म का उपयोग किया जा रहा है और कुछ जगह तो कंडीशन ये है कि 25 साल पहले जो प्रिंट करा लिया था वो आज भी चल रहा है, जबकि उसके अंतर्गत जो सारी जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं होती है। जो भी हम वाद पत्र तैयार करते हैं, वाद पत्र तैयार करने में सबसे पहले जो वादी है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसके बाद में प्रतिवादी का इंट्रोडक्शन देता है और दोनों के इंट्रोडक्शन देने के बाद में तीसरे वो ये बताता है कि उन दोनों के बीच में किस प्रकार का समव्यवहार है, तो उन दोनों के बीच में रिलेवेंसी वो डेवलप करता है। उसके बाद में उससे उसका क्या समव्यवहार हुआ उसे बताता है और जो प्रकरण लगा रहा है उसमें जो पक्षकार है वह आवश्यक पक्षकार है उनके विषय में जानकारी देगा। वाद कारण किस दिनांक को उत्पन्न हुआ उस विषय को बताएगा और उसमें वाद कारण इसमें बताने में वह इस चीज की जानकारी वाद पत्र में अनिवार्य रूप से देगा कि जिस व्यक्ति से ऋण वसूल करना है वह ओवर ड्यू डिफॉल्टर हमारा हो गया है, क्योंकि कोऑपरेटिव में ड्यू, ओवर ड्यू और डिफॉल्टर। तो सामान्य रूप से जो हम रिकवरी के प्रकरण लगाते हैं वो डिफॉल्टर के लगाते हैं जिसे हिंदी में व्यतिक्रमी कहते हैं। तो इस बात का हमको उल्लेख करना पड़ेगा कि किस दिनांक को वो व्यतिक्रमी हो गया है, इसलिए आप देख रहे हैं। तो हमें बहुत सारे जो केसेस देखने में आए जो 15, 20, 25 साल पहले के प्रिंट है और आज भी उनमें वो प्रकरण लगा रहे हैं, तो उसमें वाद कारण नहीं डाला हुआ कि किस दिनांक को वाद कारण उत्पन्न हुआ, आवश्यक पक्षकार, क्षेत्राधिकार, इस विषय में सारी चीजें नहीं है। तो हमें वाद पत्र में ये चीजें लगा लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रकरण जाता है तो सबसे पहले वाद कारण देखा जाता है, उसके बाद में उपचार देखा जाता है कि उसने क्या उपचार चाहा गया और वो उपचार वास्तव में है या नहीं, इन चीजों को। और उसके बाद में सत्यापन जो है करना जरूरी। सीपीसी के अंदर इस चीज को जो है अनिवार्य रूप से प्रावधानित किया गया है कि जो भी वाद पत्र हमने लगाया है, वाद पत्र में जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी के विषय में जिस व्यक्ति के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है उसका सत्यापन होता है कि इसमें जो जानकारी दी जा रही है वो सही है, ताकि उसके ऊपर जो है, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सत्यापन जो कर रहे हैं वो सत्यापन विधिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसके विषय में जानकारी नहीं है, कहां से आए, क्या हुआ, और बाद में आप कैसे सुधार कर लें। तो सत्यापन जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण जो है नहीं लगता है। तो इन चीजों को देखने के बाद में फिर जितने पक्षकार हैं
उन पक्षकारों जो प्रतिवादी गण है, तो एक तो प्रतिवादी मूल होगा जिसे जो हमारा ऋणी है, बाकी दो जो है हमारे जमानत करता है। तो वाद प्रस्तुत करते समय देख लेंगे कि इनमें से कोई व्यक्ति मृत तो नहीं हो गया। यदि मृत हो गया तो उसके नाम लिख के उसके जगह जो उसके वारसान है उसको हम पक्षकार बनाएंगे और वाद प्रस्तुत करेंगे। वाद प्रस्तुत करने में जो आवश्यक दस्तावेज है कि उसे ऋण दिया गया था, ऋण का उसे नोटिस दिया गया, उसके खाते की नकल, प्रस्ताव प्रकरण लगाने का, संचालक मंडल का प्रस्ताव ठहराव, ये सारी चीजें तो एक मूल वाद पत्र हो गया। और बाकी जितने भी प्रतिवादी गण हैं उन सारे प्रतिवादी गण को जो है कि उतनी प्रतियां रहेगी और प्रस्तुत करने के बाद में इसे दायरा जो वाद पंजी है उसके अंदर दर्ज किया जाएगा। दर्ज करने के बाद में इसको जो है नोटिस जारी किया जाएगा। तो नियम 75 के अंदर जो सम्मन जारी करने का है नियम कानून है वह बताया गया। तो हम उसका जो है जो AR या DR जो भी आपके जिले में भारसाधक अधिकारी हो जिसके समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, वह व्यक्ति जो है इसे दर्ज करेगा, इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद में सूचना पत्र जारी कर देगा। सूचना पत्र जारी कर देते हैं, परंतु सूचना पत्र की जो तामीली आती है वो तामीली अपूर्ण होती है। उस पर या तो हस्ताक्षर किए होते हैं या और कुछ होता है, पर यह प्रमाणित नहीं होता कि किस व्यक्ति ने उसे कराया है। तो जो भी हमने सूचना पत्र जारी किया है वो सूचना पत्र जब कोर्ट की उसकी प्रति आती है तो उसके पीछे जिस व्यक्ति के द्वारा उसे तामील कराया गया है वह व्यक्ति उसके हस्ताक्षर करेगा, तारीख डालेगा और अपना नाम डालेगा। बहुत सारा ऐसा होता है कि आप जो है सोसाइटी की चौकीदार को दे देते हैं या बैंक के चपरासी को दे देते हो, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो अंगूठा लगा देता है, तो उससे ये क्लियर नहीं होता है कि जिसने तामील कराया वो नहीं कराया। तो जो तामीली कराया गया है तामीली का प्रमाणीकरण होना जरूरी है। तो प्रमाणीकरण के अंदर वह संबंधित व्यक्ति जो है वह जिस व्यक्ति ने तामील कराया उसके हस्ताक्षर होंगे, नीचे कोष्टक में अपना नाम लिखेगा, तारीख डालेगा। उसके बाद जिस व्यक्ति को तामील कराया गया यदि वो अनपढ़ है तो ये इस बात की गवाही कराई जाएगी कि इस व्यक्ति को तामील कराया। तो जो भी हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगा रहा है तो उस अंगूठे के दो व्यक्तियों के द्वारा जो है गवाह के रूप में सत्यापन किया जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम का सूचना पत्र जारी किया गया है वह व्यक्ति अगर कभी नहीं मिलता है तो परिवार के किसी सदस्य को यदि तामील कराया गया है तो उसे उस बात को भी लिखा जाएगा कि सम्मन सिंह के नाम का था और इनके परिवार के फलाने व्यक्ति हैं, उसको जो है हमने ये नोटिस तामील कराया है। अगर कभी तामीली इस तरीके की नहीं होगी तो तामीली अपूर्ण होती है, या फिर न्यायालय के अंदर कभी इसका कोई होता है या अपील जाता है तो वहाँ पे वो तामीली को विधिवत नहीं मानने का प्रश्न भी उठाया जाता है। तो हमें नोटिस की तामीली जो है उसको भी महत्व है क्योंकि उसी को हमारा सारा प्रकरण जो है संचालित होता है। तामीली होने के बाद में जिस दिनांक को तामीली हो गई उसका सूचना पत्र आएगा। सूचना पत्र आने के बाद में वह जो कोर्ट की फाइल है धारा 84 की, उस फाइल का पार्ट बन जाएगा, उसमें सम्मन लगा दिए जाएंगे और जो सम्मन जारी किए गए तो धारा 84 के जो प्रकरण है उस प्रकरण की जो ऑर्डर शीट है उस ऑर्डर शीट के जो मार्जिन का कॉलम है उस मार्जिन के कॉलम के अंदर लिखा जाएगा कि आपने उसे कौन से क्रमांक से कौन सा नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को लिखेगा और उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। जब वो नोटिस तामील होके आएगा तो मार्जिन में जो है वह उसकी तामील हो गया ये लिखा जाएगा। यदि नोटिस के ऊपर पीठासीन अधिकारी जो है उसने इस बात को नहीं लिखा है कि इसे चस्पा करके तामील किया जाए, क्योंकि तामील करने की विधि है कि संबंधित व्यक्ति को जो है तामील कराया जाए, यदि वो नहीं मिल रहा तो उसके परिवार के वयस्क व्यक्ति को तामील कराया जाए और नहीं हो तो चस्पा करके तामील कराया जाए। तो अगर चस्पा करके तामील कराई जा रही है तो ऐसी दशा में जरूरी है कि आदेश में लिखा गया हो कि प्राप्त नहीं होने पर चस्पा करके तामील कराया जाए। यदि चस्पा करके तामील कराने की स्थिति आती तो अगर उसमें आदेश नहीं है तो पुनः उसे वापस भेज के चस्पा से तामीली के निर्देश जो है प्राप्त की जाए। वह आने के पश्चात जब आपका सम्मन वापस आ गया, धारा 84 के प्रकरण में जिस दिनांक को हमने तामील कराया है उसकी 30 दिन की अवधि होती है। 30 दिन के पश्चात कोई व्यक्ति उपस्थित होता है तो उसको श्रवण किया जाएगा। वह अगर कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति करता है तो आपत्ति करने पे उसकी जो भी आपत्ति है, यदि व्यक्तिगत रूप से सुन रहा
प्रस्तुत कर रहा हो या लिखित में दे रहा हो तो उसकी आपत्ति देखेंगे। और आपत्ति यदि सारवान प्रकृति की है, जिसे कि प्रकरण के स्वरूप पे या ऋण दिया उसकी किसी प्रकार की समस्या हो, तो कोई भी आपको जो है पीठासीन अधिकारी को ऐसे तथ्य लगते हैं कि जिसके आधार पे डिक्री नहीं देके विवाद का कारण हो सकती है, तो अगर आपत्ति को उससे सुनना है, सुनने के पश्चात आपत्ति व्यवस्थित है जिसे सावधान प्रकृति की है, तो वह उन तथ्यों को लिख देगा और सोसाइटी को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि इनके द्वारा जो आपत्ति की गई है वह आपत्ति में अगर कभी डिक्री दे दी जाती तो विवाद की स्थिति होगी। इसमें ये हो सकता है कि जो जमीन का सर्वे नंबर बताएगा वो सर्वे नंबर सही नहीं हो, सर्वे नंबर बदल दिया गया हो, या जिस व्यक्ति के नाम से नोटिस दिया गया हो उस व्यक्ति ने वह जमीन बेच दी हो, या फिर वह व्यक्ति मर गया हो। तो इस तरीके की जो भी आपत्ति वो आपत्ति होती है। तो आपत्ति होने पर दो बातें की जा सकती है कि आपत्ति आपको विवाद वाली लगती है तो आप उसे इंस्ट्रक्शन दे देंगे सोसाइटी को कि धारा 64 के अंदर सारे तथ्यों को वर्णित करते हुए वाद प्रस्तुत करें। पर ऐसी आपत्ति जैसे व्यक्ति मर गया हो तो ऐसी दशा में सोसाइटी को इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे कि व्यक्ति मर गया है तो उसके वारसान के नाम से नया केस दर्ज किया जाए। अगर आपत्ति नहीं आती है, कोई तथ्य ऐसे नहीं आते हैं, तो ऐसी दशा में एआर या डीआर जिसके भी समक्ष केस प्रचलित है वह इसमें डिक्री दे देगा और डिक्री देने के बाद में उसकी सोसाइटी को डिक्री प्राप्त हो जाएगी। जब सोसाइटी को डिक्री प्राप्त हो गई तो धारा 84 हो तो 84 की तो ये हो गया। धारा 84 क में अगर कई प्रकरण लगाते हैं तो उसमें भी इसी तरह से नोटिस जारी होता, वैसे ही प्रकरण होता जिसमें वाद कारण सारी चीजें होते हैं। बस इसमें जो है उपचार के रूप में शोध्य प्रमाण पत्र जो है चाहा जाता है। तो शोध्य प्रमाण पत्र के रूप में नोटिस दिया गया, नोटिस देने के पश्चात में संबंधित पक्ष यदि आता है तो ठीक, नहीं तो समिति का जो भी व्यक्ति है वह या तो जिसने प्रकरण लगाया समिति प्रबंधक स्वयं या वो किसी को अधिकृत कर दे, वह ऋण के संबंध में सारा रिकॉर्ड लेके आता है। सारे रिकॉर्ड को जो है संबंधित अधिकारी के सामने एआर या डीआर जो भी हो उनके सामने वह सारा रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है और रिकॉर्ड का अवलोकन करता है। वो चाहे तो इसके ऊपर उसकी सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, जो रिकॉर्ड लेके आए उसके बयान ले सकता है, और वह इस बात से जो है संतुष्ट हो जाए कि जो ऋण दिया गया है वह ऋण व्यवस्थित है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। वाद पत्र में जो तथ्य बताए गए वो तथ्य और जो रिकॉर्ड का जो तथ्य है वह तथ्य एक समान है। तो जब ये सारी चीजें हो गई, रिकॉर्ड की जांच कर ली, वो प्रोसीडिंग में लिखेगा कि मेरे समक्ष जो है रिकॉर्ड अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था, मैंने उसकी जांच कर ली है और वह ऋण जो है दिया जाना प्रमाणित हो रहा है। वाद पत्र के जो तथ्य और ये सारी चीजें हैं उससे संतुष्ट होने के पश्चात में वह धारा 84 के अंदर शोध्य प्रमाण पत्र जो है वह जारी कर देगा। तो धारा 84 क की प्रक्रिया जो है बड़ी आसान प्रक्रिया होती है, इसमें ज्यादा गवाह सबूत नहीं होते, पर इसमें भी वही प्रक्रिया है कि यदि कोई ऐसे तथ्य आए जिससे कि विवाद की स्थिति हो तो धारा 84 के प्रकरण को वह सोसाइटी के लिए निर्देश कर सकता है कि इसे 64 के अंदर प्रस्तुत किया जाए। धारा 64 में हम ऋण का प्रकरण प्रस्तुत करते हैं तो हमारे पास में उसमें जो ऋण के टर्म कंडीशंस हो या हमारे जो दस्तावेज है उसको लेके किसी बात का कहा गया हो या जो सर्वे भूमि सर्वे नंबर में गिरवे बताई गई वो वास्तव में शुरू से ही उस व्यक्ति के आधिपत्य में नहीं थी, तो वह हमें जो है करना होता है। तो धारा 64 के अंदर या तो विवाद वाला कोई प्रकरण हो तो उसमें होता है, तो इसमें भी वो सारी चीजें होती हैं। बस इसमें फर्क इतना है कि धारा 64 में हमें प्रकरण को जो है सिद्ध करना होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है प्रकरण या ऋण सिद्ध करने का भार जो है वह आवेदक पे होता है। तो उसे अपने साक्ष्य कराने होते हैं, उसका प्रतिपरीक्षण होता है। जो व्यक्ति साक्ष्य के लिए अधिकृत किया गया वो साक्ष्य देगा, उन सारे तथ्यों को बताएगा, उसका प्रतिपरीक्षण होगा। धारा 64 में एक यह है कि यदि किसी प्रकार का
आपको लग रहा है कि वो संपत्ति की अफरा तफरी कर देगा, बेच देगा, नष्ट कर देगा, तो उसके लिए जो है अटैचमेंट बिफोर अवार्ड जो है धारा 68 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि वह एक शपथ पत्र और जिसमें संपत्ति की संपूर्ण जानकारी के साथ में प्रस्तुत करेगा और इस बात को बताएगा कि साहब अगर कभी अटैचमेंट की जो संपत्ति है जो उसे यदि जब्त नहीं किया गया या उसे किसी भी प्रकार के कार्य करने से रोका नहीं गया तो डिक्री यदि हमारे पक्ष में होगी तो ऋण वसूल करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो संपत्ति की आइडेंटिटी, अपने ऋण की राशि और उसकी जो संपत्ति वो बता रहा है वह ऋण राशि के समकक्ष होनी चाहिए, वह होगा, उसके साथ उसका शपथ पत्र होगा और इसकी कॉपी जो है जो भी पक्षकार है उस पक्षकार को कॉपी दी जाएगी। वह पक्षकार जो है शपथ पत्र के माध्यम से या तो इस बात की गारंटी दे दे कि अगर इस संपत्ति को मैंने बेच भी दिया तो मेरी अन्य संपत्ति है जिससे कि ऋण वसूली हो जाएगी, या इस संपत्ति को मैं यदि बेच रहा हूं या किसी को हिस्सा दे रहा हूं तो इसका दुष्प्रभाव जो है डिक्री के एग्जीक्यूशन पे नहीं होगा। तो यह शपथ पत्र वो दे देता है। तो ऐसी दशा में संबंधित अधिकारी, पीठासीन अधिकारी जो है उस तथ्यों को सारे देखने के बाद में यथोचित निर्णय लेगा। यदि उसे लग रहा है कि जो उसने अपना जवाब दिया है उसके संबंध में जो उसने सिक्योरिटी दे रहा है वो सिक्योरिटी ऋण के लिए पर्याप्त है तो वह अटैचमेंट बिफोर अवार्ड का आदेश पारित नहीं करेगा, अन्यथा अटैचमेंट बिफोर अवार्ड का आदेश जो है पारित कर देगा। और या तो सामने वाले से एक बॉन्ड भरवा लिया जाए कि साहब वो संपत्ति को बेचे करेगा नहीं, या फिर जो अटैचमेंट बिफोर अवार्ड का आदेश हुआ है उस आदेश को लेके हम वसूली अधिकारी जो है उसके माध्यम से उस संपत्ति को जो है अटैच करा लेंगे। पर अटैच कराने का मतलब केवल हम उसके दस्तावेज तैयार करेंगे। संपत्ति को जो है यदि आपको लग रहा है कि उसे कब्जे में लेना जरूरी है तो उस तरीके के आवेदन के अंदर उस तथ्य को वर्णित कर देंगे। तो तीन तरह से जो है जहां हमारी कृषि भूमि को रख के हमने ऋण दिया है वहां 40-41 को देखेंगे और उसके बाद में और इस तथ्य को 40-41 के जो तथ्य है जिसमें हमें प्रथम प्रभार है उसको वाद पत्र में वर्णित करना अनिवार्य होता है। धारा 64 के अंदर भी यह है, हमारी रेमेडी जो है स्पष्ट होनी चाहिए। तो यह करने के बाद में आदेश होगा। जो भी आदेश हमारे होंगे 84 का के हों, 64 के हों या 84 की हों, आदेश होने के पश्चात में अब इसका जो है एग्जीक्यूशन कराना होता है। तो जो व्यक्ति एग्जीक्यूशन धारा 85 में करा रहा है उसके सामने इस बात का विकल्प है कि वह एग्जीक्यूशन किसके माध्यम से कराए। कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत धारा 85 में वसूली अधिकारी की व्यवस्था की गई है, वसूली अधिकारी के माध्यम से कराए, या उसे लगे कि कलेक्टर के माध्यम से कराना है तो कलेक्टर के माध्यम से करा ले, उसे लगे कि सिविल कोर्ट के माध्यम से कराना है तो वह इन दोनों में से कोई सा भी एक जो है ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। पर एक बार जिस ऑप्शन को उसने ऑप्ट कर लिया वह ऑप्शन जो है परिवर्तित नहीं होगा। धारा 85 में सहकारिता विभाग के जो वसूली अधिकारी है उसके अलावा आप अगर कभी कलेक्ट्रेट से या फिर सिविल कोर्ट के माध्यम से एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में पुनः जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस अधिकारी के द्वारा डिक्री दी गई है उसको एक आवेदन देना पड़ेगा और आवेदन देने के पश्चात में वह उस पक्ष को सुनेगा। पक्ष को सुनने के पश्चात वह पृथक से एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसमें डिक्री दी गई है और वह जो एक प्रमाण पत्र होगा जिसमें सहकारी ऋण की वसूली के संबंध में वसूली अधिकारी के अलावा किसी दूसरी एजेंसी से कराया तो प्रमाण पत्र देगा। उस प्रमाण पत्र को डिक्री के साथ में लगा के वह कलेक्टर को या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कुर्कबीन है उसको वो आवेदन देगा और वहां पे जो है वो वसूली की कार्यवाही कर सकता है। पर अगर कभी उसे सहकारी न्यायालय से ही कराना है तो उसे इस प्रकार के प्रमाण पत्र की पृथक से आवश्यकता नहीं होती है। डिग्री प्राप्त करने के 5 वर्ष की अवधि में उसे निष्पत्ति एग्जीक्यूशन के लिए प्रकरण लगाना जरूरी है। यदि 5 वर्ष की अवधि में प्रकरण नहीं लगाता है तो ऐसी दशा में जो आदेश दिया गया है, जो उससे निष्पादन कराना है, वह टाइम बार्ड हो जाएगा, समय बाधित हो जाएगा और समय बाधित होने के कारण से उसको विधिक रूप से उसकी रिकवरी के जो है वो शून्य हो जाएगा और उसके संबंध में पुनः उसे जो है नए सिरे से कार्रवाई करके डिग्री प्राप्त करना पड़ेगी। ऐसे ही यदि उसने एग्जीक्यूशन में लगा दिया और वसूली अधिकारी ने किसी भी व्यक्ति को
बिक्री अधिकारी बना दिया गया, जो बैंक मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, या अन्य जो किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार के द्वारा अधिकृत किया गया, वह यदि 12 वर्ष तक उसमें किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करता है तो एग्जीक्यूशन की कार्यवाही भी शून्य हो जाती है। अब वसूली अधिकारी के पास में जब आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे एक निर्धारित प्रारूप जो है सहकारी सोसाइटी नियम जो है उसके नियम 62 से ये सारी प्रक्रिया जो है शुरू हुई है। तो नियम 62 के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए एक निर्धारित प्रारूप किया गया है। उस निर्धारित प्रारूप के अंदर संबंधित पक्ष जिसे कि एग्जीक्यूशन कराना है वह संबंधित पक्ष आवेदन करता है, उसमें प्रतिवादी के विषय में जानकारी दी जाती है, डिक्री के विषय में जानकारी दी जा रही है, उसमें कौन कौन सी संपत्ति बताई गई है जिसकी की डिक्री प्राप्त हुई है। कभी कभी न्यायालय के अंदर जो है जो डिसीजन देता है वह निर्णय के अंदर संपत्ति को स्पष्ट नहीं करता है, वह लिख देता है चल अचल संपत्ति से वसूल की जाए। तो सबसे पहले जो संपत्ति बंधक या रेहन रखी गई है उसका वर्णन करेंगे। जो नियम 62 के अंतर्गत आवेदन दिया गया है उस 62 के नियम के अंतर्गत आपके सामने 3 विकल्प होंगे, या तो अचल संपत्ति से किया जाए, या चल से किया जाए, या दोनों से किया जाए। तो संबंधित व्यक्ति जो कि जिसके की पक्ष में डिक्री प्राप्त की है उन 3 में से कौन सा विकल्प जो है चुनना चाहता है। जो विकल्प वो चुनना चाहता है वो उसको लिखेगा, और यदि उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं लिखा गया है तो ऐसी दशा में सामान्य रूप से यह अवधारणा की जाती है कि चल अचल दोनों से जो है वसूली की जा सकती है। ये आने के बाद में न्यायालय वसूली अधिकारी जो भी उसने जानकारी दी है उन सारी जानकारी को जो है क्लेरिफाई करेगा कि वो जानकारी सही है या नहीं है। उसने जो वाद पत्र में सर्वे नंबर दिए गए थे वो सर्वे नंबर जो है उससे मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या बंदोबस्त के कारण से अगर सर्वे नंबर में परिवर्तन हो गया, सर्वे नंबर है तो वही पर सेटलमेंट होने के कारण से सर्वे नंबर का क्रमांक बदल गया हो, तो आप उससे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि जो नवीन सर्वे नंबर सेटलमेंट के कारण दिया गया है उसका उल्लेख कर दे, पर उसका दुष्प्रभाव कोई भी जो है जो डिक्री दी गई है उसके ऊपर नहीं होगा। वो सारी चीजें चेक करने के पश्चात में वसूली अधिकारी जो है वह एक सूचना पत्र जो है जिस व्यक्ति से ऋण की वसूली करना है उसको, और यदि जमानतदार को आपको लगता है तो जमानतदार को नोटिस इशू करेगा। अब इसमें एक बात कही गई वो सीपीसी के अंदर भी लिखी गई है, वही बात जो है लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो रिकवरी के प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें भी लिखी गई है, और इसमें बहुत सारी बार जो है समिति स्तर पर त्रुटि हो जाती है। नियम के अंदर यह बताया गया है कि पहला जो सूचना पत्र आपने जारी किया है वह सूचना पत्र संबंधित पक्ष यदि नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य को ही तामील कराया जाए। यहां पे इस बात को विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है, इसके पहले जो आपने सूचना पत्र दिया गया था उसे जो है वयस्क सदस्य को जो है तामील कराने की बात कही गई थी धारा 84 में, पर यहां पे जो है वयस्क पुरुष शब्द जो है उसका उपयोग किया गया है। तो वसूली के लिए जो भी सूचना पत्र तामील कराया जा रहा है उस सूचना पत्र को संबंधित व्यक्ति जो है वह उसी व्यक्ति को तामील कराया जाए। यदि वह व्यक्ति किसी कारणवश नहीं मिलता है तो उसके परिवार के डेफिनेशन कॉर्पोरेट एक्ट में दी गई है पति पत्नी नाबालिग बच्चे या उसके साथ संयुक्त निवास करने वाले व्यक्ति। तो वयस्क पुरुष सदस्य को आपको करानी है। यदि वह भी नहीं मिलता है तो आप जहां उसका लास्ट एड्रेस है उस एड्रेस पे या फिर ऐसे स्थान पे जहां पे कि सामान्य रूप से सारे लोगों की जानकारी में आ जाए वहां चस्पा करके कर सकते हैं। चस्पा जब हम करते हैं तो इसका पंचनामा बनाया जाता है और पंचनामे में भी सामान्य रूप से नाम लिख के छोड़ देते हैं, तो उसमें नाम लिखना चाहिए,
उसका पता या पहचान लिखना चाहिए। और आजकल तो एक बड़ा सुविधाजनक हो गया, मोबाइल नंबर भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, जिससे उसका स्वयं आइडेंटिफिकेशन जो है वो मोबाइल के कारण से हो जाता है। तो पंचनामे के अंदर आइडेंटिटी होना जरूरी है। बहुत सारे पंचनामे अंगूठे लगा के हो जाते हैं, जो कि आगे चल के कोर्ट में सफल नहीं होते। इसके पश्चात जब नोटिस तामील करा दिया, नोटिस तामील करने में हम उन सारी चीज़ों को लिखेंगे कि डिक्री आपको दी गई इतनी राशि की है, इसके अंदर मूलधन इतना है, ब्याज इतना है, और अन्य व्यय अगर कभी हो तो वो व्यय इतने हैं। इन सारों को लेके इतनी राशि को आपको इस दिनांक तक कहाँ पे जमा करना है उसके विषय में आप करेंगे, और उसमें इस तथ्य को वर्णित कर देंगे कि यदि इस तिथि तक आपके द्वारा संपूर्ण ऋण जो बताया गया है वह जमा नहीं किया जाता है तो कुर्की जब्ती के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जाएगी। यह सूचना पत्र तामील कराने के बाद में यदि व्यक्ति को या वयस्क व्यक्ति को तामील कराया है तो जिस भी व्यक्ति ने तामील कराया है उस व्यक्ति को उस जो सूचना पत्र तामील कराया गया है उसके पृष्ठभाग के ऊपर फिर वही प्रमाणीकरण देना पड़ेगा कि संबंधित किस व्यक्ति को आपने तामील कराया है वह व्यक्ति अंगूठा लिखा है तो उसका पूरा उसका गवाह होंगे। यदि व्यक्ति स्वयं है तो व्यक्ति स्वयं का हम लिख देंगे और तामील करने वाले द्वारा प्रमाणीकरण दिया जाएगा। फिर तामीलकर्ता जो है वो अपना नाम लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा, कोष्टक में नाम लिखेगा और अपना पदनाम लिखेगा। जिस दिनांक को से जो है तामील कराया गया है वह तिथि भी अंकित करेंगे ताकि हमने जो 15 दिन या 20 दिन का समय दिया गया है उसकी गणना करना हमारे लिए सुविधाजनक हो। वह गणना करने के बाद में ये सूचना पत्र तामील हो के जो है वसूली अधिकारी के पास में आ जाएगा। वसूली अधिकारी के पास में जब सूचना पत्र तामील हो के आ गया और इस दरमियान उसे ये प्रतीत हुआ कि जो निर्धारित समयावधि दी गई है उस निर्धारित समयावधि में पैसा जो है प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में अब उसको संपत्ति को बिक्री करके नीलाम करके उसे कार्यवाही करना है। तो वसूली अधिकारी के स्वविवेक पे है कि वह या तो स्वयं जो है वसूली की कार्यवाही करे या फिर वह समिति प्रबंधक या रजिस्ट्रार ने जिस भी व्यक्ति को अधिकृत किया हो उस व्यक्ति को बिक्री अधिकारी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स के नियम 2 में जो है बिक्री अधिकारी या विक्रय पदाधिकारी बताया गया है, तो विक्रय पदाधिकारी को नियुक्त कर दे और उसे वह इस बात की अधिकारिता प्रदत्त कर देगा कि वह संपत्ति जो है बताई गई है चल अचल या दोनों उसकी बिक्री करके वो वसूली करे और अपना प्रतिवेदन वसूली अधिकारी को दे। न्यायालय जो वसूली अधिकारी है वह अपने सूचना पत्र में न्यायालय शब्द का उपयोग कर सकता है, किंतु जो विक्रय अधिकारी जिसे बनाया गया है जो समिति प्रबंधक है या सुपरवाइजर है जो भी अधिकृत किए गए हैं बिक्री अधिकारी के लिए रजिस्ट्रार के द्वारा, उस व्यक्ति को अपने सूचना पत्र में या कहीं भी न्यायालय शब्द का उपयोग करने की विधिक अधिकारिता नहीं है। यदि वह न्यायालय शब्द की अधिकार का उपयोग करता है तो सूचना पत्र विधिक रूप से अमान्य होगा और यह भी हो सकता है कि उसके द्वारा की गई सारी कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के परे मानकर उसकी सारी कार्यवाही को नल एंड वाइड किया जा सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई व्यक्ति आवेदन कर दे तो न्यायालय शब्द के दुरुपयोग करने पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसे किसी भी प्रकार से दंडित कर सकता है। तो इस बात को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि वसूली अधिकारी कार्यवाही कर रहा है तो न्यायालय शब्द का उपयोग होगा, यदि बिक्री अधिकारी वसूली की कार्यवाही कर रहा है तो उसे वह विधिक अधिकारिता नहीं होगी। जब बिक्री अधिकारी या वसूली अधिकारी संपत्ति से बिक्री कार्यवाही करता है तो सूचना पत्र तामील हो गया, उसमें जो निर्धारित समयावधि दी गई थी उस निर्धारित समयावधि में उसने ऋण यदि नहीं पटाया है तो ऐसी दशा में बिक्री के माध्यम से जो है रिकवरी की कार्यवाही की जाएगी। तो बिक्री की कार्यवाही करने के पहले जो भी व्यक्ति है या तो वसूली अधिकारी या बिक्री अधिकारी जो बताया गया है वह जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है या जिस स्थान पर उसकी संपत्ति है उस स्थान का वह जो है दौरा करेगा और वहां पे जो संपत्ति बताई गई है उस संपत्ति का अवलोकन करेगा कि उसकी जो चतुर्सीमा बताई गई क्या चतुर्सीमा उसकी वही है या जो चल संपत्ति बताई गई है तो उसके खेत में वो फसल है या नहीं है,
या पशु बताए गए तो पशु वहां पे है या नहीं, इन सारी चीजों को जो है वह देख के उसका सत्यापन करेगा। सत्यापन करने के पश्चात फिर वह जो है इस चीज को देखेगा कि उसे अगर जल से गया है तो फसल उसकी है तो फसल को जब्त कर लेगा। फसल को जब्त करने में या ऐसी कोई संपत्ति जब्त कर रहा है जो कि शीघ्र नाशवान है, तो शीघ्र नाशवान जैसे मान लीजिए कि उसके यहाँ पे भैंस है और उसको दूध को आप जब्त कर रहे हैं, दूध उसका 100-200 लीटर पर डे का हो रहा है, तो दूध को यदि आपने तत्काल निराकरण नहीं किया तो ऐसी दशा में दूध आपके लिए उपयोगी नहीं रहेगा। तो आप उसको जो है जो भी संपत्ति आपने जब्त करी है उसके विषय में पंचनामा बनाएंगे कि ये ऐसी हमने संपत्ति जब्त करी है, ये नाशवान है, या तो फल सब्जी उसके हो सकते हैं जो प्रतिदिन बेच रहा हो, आप उसे जब्त कर रहे हैं, तो इसके संबंध में पंचनामा बनाया जाएगा कि यह संपत्ति जब्त करी है और यह संपत्ति जो है शीघ्र नाशवान है, इसे बिक्री करना है। यदि दूध आपने जब्त किया तो वहां पे जो दूध सोसाइटी है उस दूध सोसाइटी को आप दे सकते हैं। यदि फल सब्जी जब्त करी है तो पास में जो मंडी है वो सब पास में मंडी में उसे बिक्री की व्यवस्था कर सकते हैं। या पशु यदि आपने जब्त करे हैं तो उन पशुओं को जो है वहां पे यदि कांजी हाउस है तो उसमें दे सकते हैं, या किसी व्यक्ति को जो है दे सकते हैं उसकी अभिरक्षा में, या फिर आप जो है आपके पास में व्यवस्था है तो आप अपनी अभिरक्षा में रख सकते हैं, या फिर जिस व्यक्ति के जब्त कर रहे हैं उसी से बॉन्ड भरा के उसकी सुपुर्दगी में दे देते हैं। अब यदि संबंधित व्यक्ति की जिस व्यक्ति से संपत्ति जब्त की गई जो अचल या पशुधन है और वह उसकी अभिरक्षा के अलावा आपने अभिरक्षा में ली है, तो ऐसी दशा में उसका पंचनामा, पशु की पूरी आइडेंटिटी सारी होना चाहिए, वो सारा लें। पर इसके साथ में एक शर्त यह है कि उन पशुओं को जब तक वह उसे छुड़ा नहीं ले, लालन पालन करने के लिए जो भी व्यय होगा वह व्यय जिस व्यक्ति की संपत्ति है उससे वसूल किया जाएगा। पर उस संपत्ति से किसी प्रकार की आय हो रही है, जैसे आपने भैंस जब्त कर ली और भैंस दूध दे रही है, तो उसके दूध के बेचने से जो आय प्राप्त होगी वह आय जो पशु के ऊपर आप व्यय कर रहे हैं उससे वह व्यय समायोजित होगा। वसूली अधिकारी या बिक्री अधिकारी ने किसी प्रकार से जो है उसे अपनी अभिरक्षा में लिया है तो ये उस पशुधन को अपने किसी उपयोग में, व्यक्तिगत उपयोग में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि उन्होंने बैल जब्त कर लिए हैं तो बिक्री अधिकारी या वसूली अधिकारी का खेत है तो वहां उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि इस तरीके का उपयोग किया जाएगा तो यह उपयोग जो है विधि विरुद्ध माना जाएगा और जब्त की गई संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है यह किया जाएगा। जो भी जब्ती कुर्की की कार्यवाही की जाएगी वह जब्ती कुर्की की कार्यवाही सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही की जाएगी। तो 12 बजे के करना है कि लंच ब्रेक के पास टी ब्रेक कर दो? हाँ कर दो, बोल देना किसी। तो ये जो कार्यवाही है सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात की जाएगी और इस दरमियान नहीं जाएंगे। अगर जहां से आपको संपत्ति जब्त करना, यदि उनके जाने के लिए रास्ते में महिलाओं का कोई कमरा हो या महिलाएं वहां पे हो तो आप इस बात की सूचना देंगे कि इसमें जब्ती कुर्की के लिए आप जा रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो अलग हट जाए। और विवाद की स्थिति नहीं हो तो आप कुर्की जब्ती जाने के पहले वहां का जो भी थाना बन रहा है उस थाने को एक आवेदन दे दें कि बिक्री या वसूली अधिकारी के रूप में मैं फलानी जगह फलानी चंद जी का जो है कुर्की जब्ती करने जा रहा हूँ। उसमें यदि आप किसी सिपाही वगैरह को अधिकृत कर सकते तो उसे कर दें। यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हुआ था एक आवेदन उन्हें दे दें और आवेदन देने के बाद उसकी पावती ले लें ताकि कल वो किसी प्रकार का आप पे एलिगेशन लगाए या और किसी प्रकार का व्यवधान हो तो आपको वैधानिक जो है संरक्षण प्राप्त हो। एक टी ब्रेक बता रहे हैं तो टी ब्रेक के बाद में हम जो आफ्टर 20 मिनट आपसे फिर मुलाकात होती है तो आगे की हम 85 की कार्यवाही की चर्चा करेंगे। थैंक यू। करना इसे बंद।
12:20 से शुरू होगा तो 1:20 तक है ना जी। कल भी इनके कोई प्रश्न, कोई तवाक़ो को बोल। उस दिन बाद तो चार सर मैंने देखा रिकॉर्डिंग खुश कर रिकॉर्डिंग म्यूट कर दिया सर बैठे हैं, गए नहीं कोई चाय डायरेक्ट की? अनाउंस कर दिया सर। बोल दी चूंकि चाय की आप सभी प्रश्न देनी है, जो मूल्यांकन वो आपको मेल द्वारा शेयर कर दी जाएगी और कर दी जाएगी। तो प्रोग्राम समापन के बाद फीडबैक अपना जरूर, ठीक है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप ईमेल द्वारा शेयर कर दिया है ना जाएगा। शक्ल दिखा, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, म्यूट में जो है मेरे, मैं देख तो नहीं रहा हूँ। नहीं सर, हाँ बंद कर दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसमें उज्जैन, खंडवा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, उज्जैन है, उज्जैन है। फिर उसके बाद में संभाग में एक ही उज्जैन ही। अच्छा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, अच्छा सागर, इस जगह में रह चुका हूँ। इसमें कोई भी चाय पीते नहीं दिख रहा। जब पी है दो चाय पी लेते हैं, रेस्ट में और तो किसी 20 मिनट का आप हैं और तो आदमी तंबाकू और चाय भी पी रहे हैं, अभी से गप मार रहे हैं। तो कितने जाएगी तक? 17 ज्वाइन हो गए। हाँ नहीं, तो आपने नॉमिनेट किए हैं, ज्वाइन भी 17 हो गए, 17 हो गए। अच्छा
नहीं वो तो आज के में जाई का हो गया आने से हाँ 12 से 13 लोग पूछ रहा हूँ सेकंड सेशन में आ जाएंगे फिर कुछ लोग। ये पटेरिया सागर का होगा पटेरिया है